अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज चेलम है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जो है इसके हवाले से जो जुलूस हैं और जो सबीलें हैं वो लगा ली गई हैं। तो आप चाहे कोई भी सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, मुसलमान हैं तो हम सबको एहतराम करना चाहिए। आप अपने बच्चों को भी सिखाएं। बच्चों को आजकल बिल्कुल आइडिया नहीं होता किस वक़्त क्या करना होता है, तो वो ड्यूटी होती है वालिदैन की कि उनको समझाया जाए, बताया जाए कि अहमियत जो है दिनों की वो कितनी ज़रूरी है। और हम सबको पता है, सारी मुस्लिम उम्मा को मालूम है, बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि हज़रत इमाम हुसैन और दीगर सहाबा और पाक बीबियाँ और बच्चों ने इस्लाम की खातिर जो कुर्बानियाँ दी वो ताहयात इस दुनिया, जब तक ये दुनिया कायम है तब तक याद रखी जाएंगी। तो आज का शो भी इसी हवाले से होगा, लेकिन ऑफ़ कोर्स आपकी कॉल्स होंगी, हमारे गेस्ट होंगे। और आज का सवाल भी आपको सबसे पहले बता दूं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया का नाम आपने बताना है। पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया का नाम आपने बताना है कॉल करके 051-410-2357 पे। उसके अलावा आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर ज़ारा अब्बासी, जो कि जीपीटी हैं, एमएस है इन जेरियाट्रिक रिहैब फ्रॉम नॉर्वे, इनरोल्ड। एंड डॉक्टर आमिर नईम हैं जो कि हेड ऑफ फिज़िकल थेरेपी डिपार्टमेंट, कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल। तो आज आपके तिब के हवाले से आपको कोई इशू है, उसके हवाले से जो भी सवाल होगा तो आज आप उनसे कॉल करके पूछ भी सकेंगे। 051-410-2357। आपको ये भी बता दूं कि जेरियाट्रिक जो है रिहैब, वो जो एल्डरली लोग होते हैं, यानी जो बुज़ुर्ग, जो ज़ाहिर है हम सब ने उस स्टेज पे पहुंचना है, अल्लाह सबको उस स्टेज तक पहुंचाए और दुनिया में और जो हो रहा है वो भी देखने का मौका फ़राहम करे। तो जेरियाट्रिक जो है तरीका वो रिहैब का, वो जितने थोड़े से ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, यानी जिनकी एज ज़्यादा होती है, उनके हवाले से इलाज होता है। सो आज ये दोनों हमारे साथ ज़बरदस्त मेहमान होंगे, आप लोगों के सवाल होंगे और खूब सारी बातें करेंगे। और जहाँ तक दोबारा से आती हूँ एहतराम पे, तो एहतराम करना जब तक आप बच्चों को सिखाते नहीं हैं, उनको बताते नहीं हैं, तो खुद से तो इधर उधर से देख के या दोस्तों से देख के या कोई आपके जानने वाले हैं उनको देख के तो कम होता है जितना वालिदैन का असर होता है। सब कुछ स्कूल पे आप लोग छोड़ते हैं कि जी स्कूल वाले ये करेंगे, स्कूल वाले, वो सिर्फ आपके बच्चों को एजुकेशन यानी तालीम फराहम कर सकते हैं। बाकी इस हवाले से जो इंफॉर्मेशन है, जो मालूमात है, वो आप अपने बच्चों को दें। उनको तमीज़, तहज़ीब, किस वक़्त क्या कहना है, किसको सलाम उठ के करना है, किसको अपनी सीट देनी है, ये वालिदैन का काम है, जिसको अपब्रिंगिंग कहेंगे, तरबियत कहेंगे। हर चीज़ स्कूल पे आप लोग छोड़ते हैं कि जी हम उनको इतने पैसे दे रहे हैं तो वही उनका काम है सारा कुछ करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वालिदैन का भी फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों को अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएँ, गलत और सही रास्ता की समझ बताएं कि सही रास्ता जो है वो थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा मेहनत तलब होता है, और गलत रास्ता जो है वो आप जल्दी पार करते हैं, लेकिन उसके उस रास्ते में आपको बहुत सारे गलत काम करने पड़ते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत जल्दी तरक्की मिलती है। तो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आपको ज़रूर उनको बताना चाहिए कि कम वक्त में कभी भी चीज़ें जो हासिल होती हैं वो देर पा नहीं होती, और जो ज़रा कठिन रास्ता होता है वो कहते हैं ना, आप उस पे चलते हैं तो आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है, आपकी कॉन्शियंस यानी आपका ज़मीर भी आपको मलामत नहीं करता आगे जाके, क्योंकि गलत काम में और ईवल में मैं कहूँगी बहुत अट्रैक्शन होती है। आप कहते हैं कि यार ये जो है ज़बरदस्त है, या कोई इंसान जो है जिसने कम वक्त में बहुत पैसा कमाया और किस तरीके से कमाया किसी को नहीं पता, तो उसको देख के लोग बड़े इंस्पायर होते हैं कि भाई वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा पैसा भी ईवल जो है उसको बहुत अट्रैक्ट करता है। तो वो कहते हैं ना, ईवल और गुड की जंग तो हमेशा से, जब से ये दुनिया बनी है तब से चल रही है, लेकिन अब ज़रा ज़्यादा अयां होती जा रही है, बहुत ज़्यादा क्लियर होती जा रही है, क्लैरिटी आ रही है उसमें कि अच्छे और बुरे की तमीज़ जो है बच्चों को सिखाना वालिदैन का काम होता है। उनको चेक रखना कि वो क्या कर रहे हैं, किस कंपनी में बैठ रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या व्यू कर रहे हैं अपने फ़ोन्स में,
टीवी पे, नेट पे, ये वालिदैन का काम है। अब उनके पास टाइम इसलिए नहीं होता, उनको अपने लाइफ से फुर्सत नहीं मिलती है। तो फिर बच्चे अगर आप पैदा करते हैं तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको सही और गलत की तमीज़ आप लोग खुद सिखाएं, और कौन से दिन जो होते हैं वो एहतराम के काबिल होते हैं वो भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो मरतबा फिर आपको बता दूं आज का सवाल कि पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया का नाम आपने बताना है 051-410-2357 पे। आज इसी के हवाले से आपने आज न्याज़, बहुत सारे लोग न्याज़ देते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ शिया सेक्ट से है या नहीं है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जितने सहाबा और पाक बीबियाँ बच्चों ने इस में जो अपनी जानों का नजराना जो दिया इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए, वो ताहयात जब तक ये दुनिया है कायम है तब तक रहेगा। उसके वाले से न्याज के लिए आज चिकन मसाला बिरयानी, आप पुलाव भी दे सकते हैं, आप चने का पुलाव भी दे सकते हैं, आप बिरयानी भी दे सकते हैं। जितना लोगों को देंगे उतना आपका दस्तरख्वान ज़्यादा वसी होगा। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं है। एकदम से मेरे ब्लैक आउट हो गया, सॉरी। आज आपको द मस्क लदर मस्त नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का जो है कलाम वो सुनाएंगे, और बाकी मौसम आज बाहर गर्मी और थोड़ा सा गर्मी की शिद्दत में कमी आई है, लेकिन हब्स यानी ह्यूमिडिटी अभी तक है। लेकिन ये कि क्योंकि सितंबर आ गया है, कम सितंबर आ चुका है, तो इस हवाले से आहिस्ता आहिस्ता मौसम तब्दील हो रहा है, और एंड ऑफ सितंबर बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर जो है आप देखिएगा कि टेम्परेचर लोअर होता जाएगा। और इस दफ़ा इतना बुरा तूफ़ान आया, इतनी तेज़ हवा चली कि जब मैं एक्चुअली उस वक्त कराची में थी, तो जब मैं वापस आई हूँ इतने प्यारे प्यारे दरख्त कुछ जो है वो गिर गए। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो भी इस वक्त जारी और सारी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को ज़रूर बताया करें, ख़ुद भी प्रैक्टिस करें कि प्लीज़ पानी ना ज़ाया करें। पानी जो है बहुत ज़ाया करना गुनाह है, किसी चीज़ को भी ज़ाया करना जो है वो गुनाह है। पानी, खाना, आप लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, प्लीज़ खाने को पैक करा के, ख़ुद नहीं खाना तो किसी को दे दें। आजकल बहुत महंगाई है, आप लोग इस तरह खाने जो है इस तरह शो ऑफ के जी बुरा लगेगा अगर हमने पैक करवाया, कोई बुरा नहीं। यू पेड फॉर द फूड और आपने उस पर टैक्स भी अदा किया है, तो उसको पैक करा के किसी को दे दें। इसी तरीके से सौदा जो है उसको ज़ाया ना करें, फ्रिज में पड़ा जितना आपको ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करें। और बच्चों को भी प्लीज़ ये बताएं, बिकॉज़ बच्चे भी प्लेट में इतना खाना डाल के छोड़ देते हैं, दैट इज़ क्रिमिनल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं शाहिदा अल्मास बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कौन? शाहिदा अल्मास। शाहिदा जी कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैंने पहले भी आपको कॉल की थी। जी। मैं ये कहना था आपको बहुत मुबारक हो, आपकी वालदा घर पे आ गई हैं माशाल्लाह, वो बीमार थी। मैंने बड़ी दुआ उनके लिए की। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, बड़ी खुशी हुई मैंने सुना कि वो घर पे आ गई हैं। मैंने कहा चलो शुक्र अल्लाह का, नहीं माँ बाप का साया सलामत है इंशाल्लाह ताला। आमीन। थैंक यू। हाँ जी, और मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। थैंक यू। और दूसरा ये, मैं बड़े शौक से बड़ा टाइम निकाल के देखती हूँ बैठ के ना। अच्छा, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी बातें होती हैं, आपके लिए नसीहत आमूज होती हैं, बहुत अच्छा टैलेंट मिलता है इंसान को नहीं। तो ये है कि मेरा बहुत दिल करता है आपसे बात करने को। थैंक यू जी। तो आज मेरी कॉल मिल गई तो मैंने कहा चले आपसे बात हो जाए। बहुत शुक्रिया। बाकी आपका कुकिंग वगैरह A1 है माशाल्लाह, हर चीज़। तो सुबह इतनी तारीफें सुन के शाहिदा जी मैं बिल्कुल जो है ना उड़ रही हूँ इस वक्त जी। सो आप सुनाएं, कैसी है आज, क्या पकाने का आपका इरादा है? आज मैंने काले चने बनाए थी। काले चने? हाँ जी, काले चने। ठीक है, ये बड़ी बहुत सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा है काले चने जो है। जी, वो थोड़ा फ्लू भी हुआ है ना जी, और वैसे भी हम लोग सफर के महीने में काले चने बनाते हैं। अच्छा जरूर। इसकी क्या वजह है? इसकी कोई खास वजह होती है? नहीं, बस पता नहीं, बुजुर्गों से सुना है तो बस हम काम फिर वो कर लेते हैं, कहते हैं चलो हम लोग भी करते हैं, अल्लाह की राह पे करना है। ये तो हर चीज अल्लाह की राह पे ही होती है। बिल्कुल, बेशक। तो इसलिए फिर वो कर लेते हैं ना। बिल्कुल। चले, अच्छा आपने बताया शाहिदा जी काले चनों का। जी। मैंने कहा अच्छा किया आपने बताया काले चनों का।
हाँ जी, कहते हैं सफर के महीने में जरूर पकाने चाहिए ना। सफ़र के महीने में, कुछ ठीक लोग है। चाट बना लेते हैं, कुछ पका लेते हैं। ठीक। पका के ये होता है किसी का चलो रोटी भी लग जाती है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। खाना चला जाता है, ये होता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो ये कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी मम्मा को मेरा बहुत सलाम देना। मुझे बहुत खुशी है, मैं दुआ में बहुत याद करती थी उन्हें। थैंक यू सो मच। तो अच्छा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपका ठीक है? पैगाम उन तक पहुंच गया है, बहुत शुक्रिया। वो शो भी अभी देख रही हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया का नाम बताएं। अभी ये मेरे दिमाग में नहीं है। नहीं आपके दिमाग में, चले कोई बात नहीं हाँ जी, है। ओके, नो चलिए अपना प्रॉब्लम। ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। थैंक ओके, यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज शाहिदा जी फ्रॉम इस्लामाबाद, सच ए स्वीट कॉलर। बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मम्मी जो है बैक टू द पवेलियन। अस्सलाम वालेकुम ममा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दारबजन बारबजन को मेरा ख़ास सलाम। और मम्मी के साथ इस वक्त जो है शिफा मौजूद है, और वो इस वक्त ब्रेकफास्ट कर रहे थे जब मैंने चेक किया सुबह उठ के। और ब्रेकफास्ट में ज़बरदस्त सा कुछ खाया है उन्होंने, नज़र नहीं आ रहा था मुझे लेकिन खा लिया। तो अम्मा जी गेट वेल सून, इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होती है। बाकी ये कि नाज़रीन, सेहत का ख्याल रखें, सेहत हज़ार नेमत है, ये बात बिल्कुल सही है। प्लीज़ आर्टिफिशियल चीज़ें खाना बंद कर दें। जितना रियल यानी असली खाना होता है जो कि पकाते हैं आप ताज़ा, वो खाएं, आपकी सेहत A1 रहेगी। आप लोग सोचते होंगे कि पता नहीं मैं कोई करोड़ों रुपए जो है हज़ारों रुपए खानों पे खर्च करती हूँ। मैं बाहर का खाना इसलिए नहीं खाती, मुझे नहीं पता कि वो किस तरह का तेल यूज़ होता है, पुराना होता है, पता नहीं कौन सा होता है, कोई मरी हुई मुर्गियाँ होती हैं, सॉरी अल्लाह माफ़ करे। पिछले दिनों सुनने को मिल रहा था कि रेस्टोरेंट पे अब जो गरम गरम चीज़ पक के आती है उसमें कुछ तो गड़बड़ हो सकती है ना। इतनी अगर हमें दयानतदारी एज अ कौम होती, या हम लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करते, हम बददियानती ना करते, तो शायद मुझे यकीन होता। बट अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं। बहुत रेयर होता है कि किसी फ्रेंड ने कहा कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, तो महीने में एक दफ़ा या मैक्सिमम 2 दफ़ा। अदरवाइज़ मैं प्रेफर करती हूँ घर पे खुद बनाना। तो आप लोग भी किया करें कोशिश। ये बच्चों को जो आप इंस्टेंट नूडल्स देते हैं, दे आर जहर है वो बच्चों के लिए और आपके लिए। इंस्टेंट नूडल वो सिर्फ मसाले का एक मज़ा होता है जिसकी वजह से बच्चे जो है हुक्ड हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं उस नूडल्स के। दूसरा ये टिकी पैक, ये जो चिप्स हैं, ये जो आर्टिफिशियल, मैं जब भी सुपरमार्केट जाती हूँ मैं देखती हूँ कि वालिदैन इतनी इतनी ट्रॉलियाँ भरी हुई हैं उन्होंने चिप्स से। आर्टिफिशियल ये दूध जो है जी, चॉकलेट दूध तो फलाना दूध। यार ये कैसे हो सकता है कि डब्बे में 6-8 महीने की अगर एक्सपायरी है और दूध उसमें ठीक है, ये कैसे हो सकता है? हाँ, 2-3 कंपनीज़ हैं जिनकी जो दूध हैं जो प्लास्टिक की बॉटल में होते हैं, उसके दूध की जो एक्सपायरी है वो 3 से 4 दिन मैक्सिमम होती है। वो वाला दूध लें। कि 6 महीने वाले जो टेट्रा पैक है, आई डोंट थिंक सो दिस इज़ वेरी गुड। सो रियल खाना बनाएं। बच्चों को भी कहें कि भाई घर पे खाना खाओ, इतने ज़्यादा अंग्रेज़ बनने की ज़रूरत नहीं है। और अंग्रेज़ घर पे खाना खाते हैं ज़्यादा, वो इतनी आउटिंग नहीं करते जितना हम लोग सोच रहे होते हैं। सो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बता दूं, मैं चूल्हा ऑन कर लूं, कि हम आज बना रहे हैं चावल। हमने एक कनी बॉयल करके रख लिए हैं, ये देख लें आप, एक कनी बॉयल हुए हुए। ये राइस है, इसको ज़्यादा नहीं कुक करना आपने। आधा किलो 1 किलो के बराबर चिकन है, ये आप देख लें। ये आलू हैं, इसमें आलू भी डालेंगे। आलू 3 से 4 अदद आलू हैं। क्या कहते हैं इसको, गोल टमाटर हैं। साथ में ये क्या कहते हैं इसको, लीमू, सॉरी नाज़रीन, लीमू यानी लेमन है। प्याज है 2 अदद कटी हुई बारीक चॉप की हुई। लहसुन अदरक कुटा हुआ है 2 टेबलस्पून। और 1 पैकेट है बिरयानी का मसाला। टाइम शॉर्ट होता है तो बेस्ट चीज़ है एक जो छोटे वाले साइज़ का बिरयानी मसाला है वो आप यूज़ कर लें। उसके अलावा हस्बे ज़ायक़ा नमक डलेगा, हरी मिर्चें डलेंगी। और इसमें पानी में आपने जो ज़र्दे का रंग है उसको ऐड करना है। कुछ लोग दूध में डालते हैं, मैंने पानी में डाला है। इट्स गोइंग टू बी लाइटर। दही है हमारे पास, इसका रायता बना लेंगे। रायते के अंदर हम डालेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया, 1 टमाटर, प्याज और खीरा। ज़ीरा डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। इससे आपका रायता कंप्लीट बन चुका है। सो ये आपके पास फुल मील है कि आप न्याज भी दे सकते हैं। आज चेलम के हवाले से दोपहर तक बना सकते हैं आप और लोगों को दें। खुद तो हम लोग बहुत खाते हैं घरों में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उन लोगों को दें जो कि सफ़ेद पोश हैं, जो कि बोलते नहीं हैं। वो नहीं जो गाड़ियों के आगे आके मांग रहे होते हैं, दैट इज़ देयर बिज़नेस। और को अपने मोहल्ले में उन लोगों को जिनको आपने देखा हो कि वो खामोश रहते हैं,
सो उनको आप ज़रूर ट्रे में रख के ऊपर कपड़ा लगा के भेजें। वो एक हमारा ट्रेंड होता था, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अब बच्चों को भेजा करें ताकि उनको अहमियत का एहसास हो। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले चिकन को हम बनाएंगे मसाला, और 1 कप के बराबर मैं इसमें तेल डाल देती हूँ। चावल इधर रख लेते हैं और ज़बरदस्ती आज चिकन मसाला बिरयानी इंशाल्लाह बनेगी। इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ और लहसुन अदरक और ज़ीरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आवाज़ नहीं आ रही आपकी बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? कौन बात कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं मुसरत बात कर रही हूँ गुजरावाला से। मुसरत बात कर रही हैं गुजरावाला से? जी जी। कैसी है मुसरत? खैरियत से हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ कबूल की अल्लाह पाक ने, और मामा जानी ज्यादा आ गई हैं। जी बहुत जी, मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, खैर मुबारक। हाँ थैंक यू सो जी, मच, हाँ शुक्रिया बहुत जी। बहुत। और बहुत शुक्र है अल्लाह का। शुक्र। और मैम आपको बच्चों के हवाले से कह रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था सुन के। बच्चे हमारा कल है, तो और इनके ऊपर वाकई कंसिडर नजर रखनी चाहिए। तो नहीं, उनको इनकी चेक करना चाहिए। माँ बाप जो है ना, जी बच्चों को जी। तमीज़ आजकल नहीं सिखाते, जो कि बड़ा हमारे यहाँ ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बात बड़ा नसीब होता है, नसीब होता है। बुजुर्ग वैसे भी हमें कहा गया है, बड़ों का एहतराम करें, छोटों से शफकत करें। ठीक है बिल्कुल जी। बिल्कुल। और माशाल्लाह से आप न्याज बना रहे हो, सदके हम इनके मतलब पंचन पाक के सदके हम जी रहे हैं, इनके सदके बट रहे हैं हम पे, हम खा रहे हैं। आज बिल्कुल। केलम है जी जी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, उस लाजवाब कुर्बानी का। इस्लाम की इब्तिदा भी कुर्बानी है, इंतहा भी कुर्बानी है। और इन्होंने अपनी जानों के नजराने, सारे खानदान ने देखे इस्लाम को बचा लिया। बिल्कुल। और इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं फकीर खैरुल्लना मैं हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो इश्क है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाह ज़मन से, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। अल्लाह पाक हम सबके करम रखे। आमीन। बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। थैंक यू आमीन जी। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना प्यारा कलाम जो है वो पढ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुसरत जी, दैट्स बहुत अच्छा लगा। और वापस आ जाते हैं, तमीज़ तहज़ीब एक ज़माने में होती थी, और ये किसी भी सोसाइटी, आप ये ना समझे कि जी ये पाकिस्तान है तो जी बाकी सोसाइटीज़ में, पूरी दुनिया में जो डिकोरम होता है, जो डिसिप्लिन होता है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है, जो तमीज़ तहज़ीब होती है। ये ना समझे कि जी वेस्ट में ये ऐसे ही बोल रही हैं, वेस्ट में फ़लाना होता है। उधर भी जो है ऐसे लोगों को सोसाइटी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है, जो बदतमीज़ होते हैं, तमीज़ नहीं होती बड़ों की। उठ के आप देखिए उधर की बसेस जो हैं, उसके अंदर जो चल नहीं सकते उनके लिए अलहदा सेक्शन है, और उनकी सेक्शन में आप बैठ नहीं सकते। इधर आप किसी भी बस में, जो आजकल लेटेस्ट बसेस चल रही हैं, इसमें आप देखिए जो लोग वो होते हैं, डिसेबल होते हैं, उनकी जगह पे लोग बैठे हुए होते हैं, और लोग चढ़ते हैं, ख़वातीन खड़ी हुई हैं, आदमी। इसका मतलब नहीं कि आप कोई दब रहे हैं, इसका मतलब है कर्टिसी, इसका मतलब है शिवलरी। शिवलरी तो खैर वर्ड आधे लोगों को पता ही नहीं होगा, व्हाट डज शिवलरी मीन। शिवलरी का मतलब ये शिवलरस इंसान, आदमी होते थे एक ज़माने में, कि खातून आई हैं तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि प्लीज़ आप बैठें, या खातून अंदर आई हैं तो वो खड़े हो गए हैं। ये नहीं होता कि आपको ग़ुलामी कर रहे हैं या आप उनके जोरू के ग़ुलाम। प्लीज़ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें अपने। दिस इज़ कॉल्ड कर्टसी, मैनर्स, एटिकेट्स। आधे लोगों को एटिकेट का पता ही नहीं है। अच्छा, टेबल पे बैठे होंगे तो जी अब भाई आपने खाना हज़म करना है,
लोगों को ना बताएं आपने खाना हजम किया है, कि आपने टेबल में बैठ के 5 लोग बैठे हैं, डर डकार मार दी, तो जी मेरा खाना हजम हो गया है। भाई खाना अपने लिए हजम हुआ है, बाकी लोगों का क्या कसूर है? एक ये, और प्लीज़ डाइनिंग टेबल पे डोंगों में खाना रखा करें, देगचियाँ उठा के ना रख दिया करें। आई कांट स्टैंड दिस थिंग, देगचियाँ उठा कर नीचे स्टैंड भी नहीं होता। आए जी खाना लग गया, देगचियाँ उठा के रख दी। नहीं प्लीज़, क्योंकि हर एक चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है, उस पे चला करें। हम लोग बिल्कुल ही डंगर होते जा रहे हैं, डंगर भी शायद हमसे बेहतर होंगे अब। और डंगर कहते होंगे कि हमारा काम ये करती है, हम तो ठीक हो गए भाई, ये कैसे हो गया डंगर वाले। अच्छा जी, प्याज लहसुन अदरक इसमें, और मैंने वो डाला था, क्या कहते हैं, ज़ीरा। अब ये तैयार है, मज़ेदार। खूब मैंने पिटाई की है उसकी, मुर्गी की। एक टांग रह गई है, उसकी भी एक टांग भी तोड़ दूं मैं, 2 हिस्से करूं। तोड़ दी, ये हो गया नाज़रीन, बेचारी मुर्गी की टांग तोड़ दी। ये टांग तोड़ने में काफ़ी आगे हुए हैं। ये ले, हमने ये डाल दिया। अब इसको हमने, प्लीज़ चम्मच अभी नहीं चलाना, इसको स्टीम लेने देनी है। स्टीम होगी तो चिकन बहुत जल्दी जो है वो बन जाती है। ओके, अब जब मुझे कोई टाइम बताएगा प्लीज़ टाइम बता दें। एक हमारे साथ कॉलर है, वो 10 हुए हैं तो हमारे पास 5 मिनट हैं। ओके, कोई बात नहीं, हम जो इसका वो है, क्या कहते हैं उसको, नहीं तहें जो होती हैं इस बिरयानी की, वो हम इंशाल्लाह जब गेस्ट हमारे होंगे तब भी लगा सकते हैं। अब हमने इस पर ढकना, लिड लगा दी। इसको अब स्टीम से, जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, किसी कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। मेरा जी कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। दूध जो है वो अच्छा लग रहा है, बना रही हैं। और वाकई हमारे दौर में जो हम लोगों को दिया करते थे ना, कि इतना अच्छा सजा के जी। ढक के उसको पहुंचाया करते थे, और बड़ा शौक होता था। मामा से पूछते रहते थे कि बताएं किसको दे के आना है। हाँ, इतनी ये एक्साइटमेंट आजकल के होती थी कि बच्चों ट्रे में किसको दे के आनी है अब जाके। जी बिल्कुल, रमजान हो, रबीउल अव्वल हो, मुहर्रम हो, और ईद बकरीद, इस तरह के जो खास हमारे इस्लामी त्यौहार है ना, उनमें बड़ा अच्छा लगता था कि हम उन्हें देकर आए। लेकिन ये आजकल के बच्चों में कोई शौक, कोई इंटरेस्ट नहीं, और ये हमने ही उनमें डेवलप नहीं किया। नहीं, वो इसकी वजह ये आपको बताऊं हुमैरा, उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि माँ बाप जो है वो नौकर बने हुए हैं बच्चों के आगे। उनको ट्रे ले जा के दे रहे होते हैं, वो लेटे हुए अपने फ़ोनों के अंदर घुसे हुए होते हैं। तो आपने उनको बिल्कुल जो है वो किया हुआ है, काहिल बना दिया है। तो बाद में फिर जूते पड़ेंगे और क्या होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन देखिए, मैंने इस ट्रेडिशन को भी कायम रखा हुआ है कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी हवाले से, मेरे हस्बैंड भी अपने फ्रेंड फैमिलीज में इस तरह देते रहते हैं। हस्बैंड भी और अपने अपने फ्रेंड्स कहाँ गई में, हुमैरा? अपने फ्रेंड्स में, कुलीग्स में, इनको आपस में। स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही, हेलो ऊंचा बोलें। जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही। तो बड़ा अच्छा Okay. लगता है कि अगर किसी What के can I साथ do शेयर about this? खुर्रम की फॉल्ट, खुर्रम है हमारे साथ, बस। हेलो जी 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 जी, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करें। बिल्कुल 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 बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। हमने ये जो दिन आते हैं, इनके हवाले से भी अपने बच्चों को बताना चाहिए। एहतराम के जो दिन है, आज का दिन का भी जो हवाला है, वो भी उन्हें बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, कि ताकि आज हम हैं, कल नहीं होंगे तो उन्हें कौन बताएगा। ये नहीं, उन्हें मैनर्स नहीं, वो सारे माँ बाप कह रहे थे जी स्कूल बताए, क्योंकि हम 40,000 रुपए देते हैं सेमेस्टर का, तो स्कूल बताए। अब स्कूल में क्या क्या बताएं सिवाय फजूलियात के। नहीं, हम अपने बच्चों को तमीज सिखाएं कि कैसे बड़ों के सामने बैठना है, उन्हें अच्छी महफिल में लेकर जाना, ये भी हमने छोड़ दिया। बिल्कुल सही कह रही कि हैं। हम नहीं लेके जाते कि जी बच्चे तंग करेंगे, लेकिन जब हम उन्हें लेके नहीं जाएंगे तो वो कैसे अदब और आदाब और मैनर सीखेंगे कि अगर कोई खड़ा है तो वो छोटे को जो है वो खड़े हो जाना चाहिए, कि बड़े को सीख दे, चाहे वो आप ट्रैवल में है, चाहे घर में है, कहीं भी है। आप घर में घुसे बच्चे सलाम ही नहीं करते, ऐसे देख रहे होते जिस तरह कोई एलियन आ गया है। लेकिन देखिए, अदब आदाब हमने ही सिखानी है। और बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। क्वेश्चन का आंसर दूंगी, दरिया सिंध। दरिया सिंध, ओके, ठीक है हुमैरा।
आपने न्याज देनी हो तो आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूँ, क्योंकि कुछ लोग हलीम बनाते हैं, कुछ लोग दाल चाय बनाते हैं, जी चने की दाल गोश्त बनाते हैं, जी, या चना पुलाव बनाते हैं, कुछ इस तरह। मतलब ये कि मैं भी इंशाल्लाह जरूर करूँगी। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा। चलिए, बहुत थैंक यू, अच्छा लगा। थैंक यू। एहतराम के साथ आज का दिन मनाएं, किसी को भी हर्ट ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारी सी हमारी हुमैरा थी फ्रॉम मियाँ वाली। नाज़रीन, उनसे बात करते हुए मैंने दही फेंट लिया, बीच में मैंने एक जो है खीरा काट लिया है, एक अदद टमाटर काट के डालते हैं ताकि रायता ज़बरदस्त सा बने। और बात वापस लाते हैं उस पर, तमीज़ और तहज़ीब पे। बच्चों को सिखाएं प्लीज़। मैंने एक चीज़ नोट की, जब मैं एयरलाइन में एज अ स्टूअर्डेस काम करती थी तो जब फ़ॉरेन फ़्लाइट्स होती थी तो उसमें मैंने नोट किया कि गोरों के जो बच्चे बैठे होते हैं वो मुस्तकिल कमेंट्री कर रहे होते हैं उनसे, से थैंक यू टू द मैम, से प्लीज़, से थैंक यू, मुस्तकिल उनको चेक करके बता रहे होते हैं। हमारे बच्चों को नहीं बताते, वो चीज़ें तोड़ रहा है, नहीं बच्चा है तोड़ने दें। ये क्या बात है भाई, किसी के घर जाके आप उसके लिपस्टिक्स और ड्रेसिंग टेबल छेड़ रहे हैं। मुझे नहीं याद पड़ता मम्मी की कोई चीज़ हमने छेड़ी हो, बल्कि हम संभाल रहे होते थे कि नहीं मम्मी की चीज़ है, इधर तोड़ा ताड़ी शुरू हुई हुई है, क्योंकि बच्चे को आपने बताया नहीं है, उसको आपने चेक नहीं किया कि बेटा दिस इज़ रॉन्ग, ये नहीं करते, थैंक यू करते हैं, सॉरी करते हैं। सिखाएंगे तो कहेंगे ना, वरना तो बच्चों की तो फॉल्ट नहीं है, तो माँ बाप की फ़ॉल्ट है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता या उनके पास पेशेंस नहीं होता उनको बताने का कि बेटा शुक्रिया भी कहते हैं और मेहरबानी कहते हैं, थैंक यू। काम आपके लिए करे तो उसको प्यार से बात करें। और बच्चों के सामने प्लीज़ बड़ी बड़ी बातें जब आप करते हैं ना, तो पैसे की बात, हर वक्त पैसे की बातें, या फिर आप लोग कह रहे होते हैं फलाना प्लॉट उधर से, तो बच्चे भी यह कहते हैं कि अच्छा प्लॉट और पैसा सबसे इम्पॉर्टेंट है। नो 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 नो, यू कांट डू दैट। आप लोग क्रिमिनल माइंड्स जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं, सो डोंट डू दैट। इनसे बात करते हैं, मैंने ये टमाटर और हरी मिर्चें, हरा धनिया, इसमें ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च, हमारा रायता रेडी हो जाएगा। एक कॉलर से बात कर लेते हैं और उसके बाद हमने आपको कलाम सुनाना है इनका, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का, और उसके बाद हम जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हमारे साथ आज तिब के हवाले से दो बड़े मायनाज डॉक्टर्स होंगे जो कि ओल्डर एज में जो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं उनके हवाले से बात करेंगे। ये देखें नाज़रीन, ये हमारा मसाला तैयार हो रहा है। इसमें मैं एक अदद लीमू डाल रही हूँ, और लीमू का छिलका बिल्कुल नहीं फेंकना, वो सोने के बराबर होता है। ये डाल दिया मैंने, और इसमें अब मैं मसाला डाल रही हूँ, एक पैकेट बिरयानी मसाला, और साथ में क्योंकि चावल हैं अभी 1 किलो के बराबर चावल हैं, तो 1 टीस्पून और सवा टीस्पून के बराबर नमक इसमें शामिल करेंगे। अब मैं इसको हिला जुला लेती हूँ। ये देखें, परफेक्ट। स्टीम जब लगती है चिकन को तो वो सॉफ्ट हो जाती है, सख्त सख्त नहीं होगी। और अभी हमने दम पे भी रखेंगे इसको, तो उसमें भी और पकेगी। तो एक हमारे साथ कॉलर हैं और फिर उसके बाद आपको कलाम सुनाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इसमें आप आलू डाल देते हैं। वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आपके? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। कौन बात कर रही हैं? मैं लाहौर से मिसिस साकिब बात कर रही हूँ। मिसेस कौन? मिसिस साकिब। मिसेस साकिब अजरा बात कर रही हैं। अजरा, क्या हाल चाल हैं आपके? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का जी, मैं बहुत बड़ी आपकी फाइन हूँ। फाइन है? हाँ जी, मैं भी फाइन हूँ। मैं आपका शो बहुत स्पेशल देखती हूँ। Thank कल you। वाले जो आपने अंडे बनाए थे ना, बड़े शौक से देखे मैंने। कल वाले बहुत मज़े के बने थे, बहुत शुक्रिया, हाँ थैंक जी, यू सो वाकई मच। बहुत मजे के बने, और मैं ट्राई करती हूँ घर में। अच्छा, वेरी आप नाइस। आपने बना रही ना, आप बिरयानी जो बना रही हैं, अभी मैं देख रही हूँ आपके शो में। अच्छा, देख रही हैं, चलें ज़रूर। अगर आपसे मिस हो गया तो रात में रिपीट में 10:30 बजे आता है शो, तो उसमें भी आप चेकआउट कर मुझे सकती हैं। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, यकीन करें मैं मान ही नहीं सकती कि मेरी बात आपसे हो रही है। आए यार, शुक्रिया, आप शर्मिंदा कर रही हैं, बिल्कुल आपकी बात मुझसे हो रही है। मैं ही हूँ आपसे बात कर रही हूँ। तो कैसी हैं आप? सब खैरियत है? अल्लाह का फजल। ये बताएं कि सबसे बड़ा दरिया जो है उसका नाम बताएं जो पाकिस्तान में मौजूद है इस वक्त। वो दरिया सतलुज। कौन? सतलुज। सतलुज? हाँ जी। दरियाए सतलुज है आपके ख्याल में? हाँ जी, हाँ जी। ओके, ठीक है, ठीक है। तो कोई फरमाइश आपकी अजरा लाहौर से? जी जी, मेरी फरमाइश है नूरजहान के गाने की। नहीं, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजरा।
ठीक है, वो आपको इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में सुनाएंगे आज, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का चेलम है, तो आज तो नहीं सुना सकेंगे। हाँ जी, फिर चेलम का दिन है, बाकी ये तो मुझे भूल गया याद, सॉरी। कोई बात नहीं, वही गाना इंशाल्लाह, वही गाना। ठीक है आप इंशाल्लाह। बहुत प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने सुना होगा दाता साहब का उर्स भी है। क्या है? दाता साहब का उर्स। जी जी, वो भी है। ओके नाज़रीन, सॉरी कॉल ड्रॉप हो गई। मैं जल्दी जल्दी साथ साथ ये कर रही हूँ। हमने रायता जो है बना लिया है, ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे इसमें नमक। वैसे नमक मैंने डाला था इसमें, लेकिन थोड़ा सा कम लग रहा था। ये हमारा रायता इज़ कंप्लीट। सवाल आज का आप लोगों ने सुना नहीं है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया जो है वो कौन सा है, कॉल करके आप बता सकते हैं। अब ये देख लें, हमारा रायता इज़ रेडी। दूसरा ये कि अब हमने तहे लगानी है, किसको? बिरयानी को। लेकिन उससे पहले अब आप देख लें, मैंने आलू डाल के थोड़ा सा इसमें हल्का सा पानी ऐड किया था, ताकि एक तो ग्रेवी भी बन जाए और स्टीम से अब ये तीनों चीज़ें जो हैं इसको थोड़ा दरमियानी आंच कर देते हैं। इसके बाद हम इसको तय लगाएंगे। जो थोड़ा कच्चापन रह जाता है वो दम में इंशाल्लाह बिल्कुल A1 हो जाएगा। सो अब चल के आपको जो है कलाम सुनाना है नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की आवाज़ में, तो वो चल के सुनते हैं। उसके बाद हम चले जाएंगे एक अदद वक्फ़े पे। वक्फ़े के बाद हमारे साथ दो ज़बरदस्त डॉक्टर्स होंगे और उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। सो लेते चल के कलाम सुनते हैं, उसके बाद वक्फ़ा, वक्फ़े के बाद मिलते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं K2 सहार मिशी खान के साथ। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं और आज का सवाल आपको बता दूं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया का नाम आपने बताना है। हमारे प्यारे दोनों गेस्ट तशरीफ़ ला चुके हैं और सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी DPT यानी DPT MS इन जेरियाट्रिक रिहैब फ्रॉम नॉर्वे कर रही हैं और कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इसका जो है अपने ख़िदमात जो है वो अंजाम दे रही हैं बखूबी। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही ज़बरदस्ती डॉक्टर ज़ारा अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम। मैम, क्या हाल है आपके? ठीक, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू। और अगले जो मेरे मेहमान हैं नाज़रीन, फ़िज़ियोथेरेपी जो है वो हर इंसान के लिए अगर वो बीमार पड़ता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है फॉर हिम टू गेट अप एंड स्टार्ट लाइफ ऑल ओवर अगेन। और हेड ऑफ़ फ़िज़िकल थेरेपी डिपार्टमेंट हैं कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, बहुत ही सुपर टैलेंटेड हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। और इसमें इनके हवाले से हेड ऑफ़ फ़िज़िकल थेरेपी डिपार्टमेंट में फ़िज़ियोथेरेपी से रिलेटेड सारी चीज़ें इनके अंडर आती हैं कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोग दोनों सुबह वक्त निकाल के आए। ये ज़रूर बताएं कि जो फ़िज़िकल या आपका डिपार्टमेंट है इसमें फ़िज़ियोथेरेपी के अलावा क्या क्या होता है? कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वो एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, तो इसमें मुख्तलिफ़ शोबा हैं, जिस तरह आर्थोपेडिक हैं, न्यूरोलॉजी है, कार्डियोलॉजी वगैरह हैं। उसके साथ साथ हम फ़िज़ियोथेरेपी जो डिपार्टमेंट है ये फुली इस्टेब्लिश स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट है। तो हम यहाँ पर इंडोर सर्विसेज दे रहे हैं, आउटडोर सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे कुछ होम सर्विसेज हैं, हम वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें हम डिफरेंट जिम्स को कवर कर रहे होते हैं, मस्कुलोस्केलेटल को भी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी, कार्डियो पल्मोनरी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको, इसके अलावा ओल्ड एज रिलेटेड या जेरियाटिक जो रिहेबिलिटेशन है उसको कंसर्न कर रहे होते हैं, एंड वुमेन हेल्थ है। तो उसके डिफरेंट जो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं हम वहाँ पर वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, न्यूरो जो आप कह रहे हैं उसके हवाले से क्या सर्विसेज हैं? उसमें क्या मतलब पेशेंट का क्या उस वक्त होता है सिचुएशन जिसमें आप समझते हैं कि न्यूरो में उनको चाहिए होती है हेल्प? न्यूरो में जितनी भी असाबी बीमारियां आ जाती हैं, जिस तरह आपको फालिज का मरीज़ होता है या कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है, इसके अलावा कोई न्यूरोलॉजिकल अगर सर्जरीज हुई हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुए हैं जिसकी वजह से पैरालिसिस हो गया, फालिज का मसला हो गया, तो उसके अंदर एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट है जो कि डॉक्टर्स अभी प्रोवाइड करते हैं। उसमें मेडिसिन वगैरह देते हैं ताकि उस टाइम पर अर्ली इंटरवेंशन करके और जो भी लाइफ सेविंग उनकी वो कर सकें। उसके बाद एक्चुअली हमारा रोल स्टार्ट हो जाता है जब पेशेंट हमारे पास आते हैं और उनको पैरालिसिस हुआ होता है, उनके मसल्स मूव नहीं कर रहे, उनके जॉइंट्स मूव नहीं कर रहे,
उनको मोबिलिटी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो अपना चल नहीं पा रहे, बैलेंस नहीं रख पा रहे, तो इन सारी चीज़ों को हम थ्रू फिजियोथेरेपी जो है वो डील कर रहे होते हैं। ओके। और फिजियोथेरेपी कितनी ज़रूरी है? लोग समझते हैं कि जी घर ले जाएंगे, खुद ही से कर लेंगे। वो टेक्निक एक होती है स्पेशल, जिसकी वजह से जो मरीज़ है वो बहुत जल्दी जो है सेहतियाब होता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी ज़रा क्लियर कर लें कि फिजियोथेरेपी कितनी ज़रूरी होती है। फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उसकी अभी इतनी, या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इतनी रिकग्निशन नहीं है, बट एक्चुअली ये एक टीम वर्क है। जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी कि एक आपका स्ट्रोक का पेशेंट है, फालिज का मरीज़ है, उसको इंटरवेंशन तो अर्ली मिल जाएगी, जिसकी वजह से भी उसका फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर हाई है, उसकी वजह से ये हो गया मसला, या कोई क्लॉट वगैरह आ गया, तो वो तो वहाँ पर ही वो जो डॉक्टर्स हैं उसको मेडिसिन के थ्रू या कोई सर्जरी के थ्रू उसका इलाज कर देंगे। बट आफ्टर दैट उसकी जितनी भी मोबिलिटी है या जो उसने अपना इंडिपेंडेंस इन लाइफ गेन करनी है, वो थ्रू फिजियोथेरेपी होगी। तो ये एक स्पेशलाइज्ड सर्विसेज है और फील्ड है एक पूरी, प्रॉपर फील्ड है। मतलब जिस तरह अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस टाइम पर पीएचडी कर रहा हूं रिहैबिलिटेशन साइंसेज में। सो हमारी जो डिग्री है वो डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, वो 5 ईयर की डिग्री है। उसके बाद इसमें डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हैं, जो भी मैंने फील्ड्स के नाम लिए, ऑर्थोपेडिक है, न्यूरो वगैरह हैं। फिर इससे आगे भी मतलब ये पीएचडी और इन चीज़ों में हम ना इन्वॉल्व होते हैं। सो अगर एक वैसे ही जाकर एक्सरसाइज घर पे हम कह देते हैं कि कोई भी खुद से मूवमेंट करवा लेंगे, तो एक तो वो प्रॉपर नहीं होगी, दूसरा उसके अंदर फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होने का चांस है। ओके, ठीक है। हम लोगों को घर के लिए गाइड करते हैं कि वो घर में ये अपनी एक्सरसाइजेस भी जारी रखें, मगर हम उनको पहले प्रॉपर वे में सिखा कर भेजते हैं कि उस तरीके से ही करनी है, क्योंकि अगर वो वैसे नहीं करेंगे तो उसमें फ़ायदे से ज़्यादा जो है नुकसान का मसला आ जाएगा। नुकसान का मसला। तो नाज़रीन, आज आपके लिए भी अवेयरनेस वाला शो है कि जो फिजियोथेरेपी है और जिसमें न्यूरो भी आ जाता है, फ़िज़िकल भी आ जाता है, बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स के लिए। तो जब आप घर लेके जाते हैं तो फिजियोथेरेपी भी जो मरीज़ है उसको बहुत जल्द जो है वो अपने पैरों पे खड़ा करती है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ज़बरदस्त, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। हमारे साथ डॉक्टर आमिर नईम मौजूद हैं, जो कि हेड ऑफ़ फिज़िकल थेरेपी डिपार्टमेंट कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल। मैं अब डॉक्टर ज़ारा अब्बासी, जो कि DPT MSN जेरियाट्रिक रिहैब फ्रॉम नॉर्वे, इनरोल्ड भी लिखा हुआ है, तो उसके हवाले से बताएं ज़ारा। बेसिकली अभी मैं हेल्दी एजिंग एंड रिहैबिलिटेशन में मास्टर्स कर रही हूँ नॉर्वे से। हमेशा से, जैसे कि सर ने भी बताया है कि DPT में बहुत सारी आगे फील्ड्स आ जाती हैं, तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट जीरियाट्रिक्स की तरफ था, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे हम यंग लोग हैं, हमें थोड़ी सी अवेयरनेस कंपैरेटिवली और लोगों से ज़्यादा होती है। तो और लोगों को अवेयरनेस के लिए, उनमें ज़्यादा शऊर पैदा करने के लिए, आगाही करने के लिए मैंने ये फील्ड चूज़ की है। अच्छा, ओके नाज़रीन, जहाँ पे जेरियाट्रिक लिखा हुआ हो, समझ लें कि वो बुज़ुर्ग लोगों के लिए जो रिहैब का काम है, चाहे वो फिजियोथेरेपी है, चाहे उनको मेंटल हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है ओल्डर एज में आपकी सेंसेस भी थोड़े से कम होने लगते हैं, और उस वक्त जो है बड़ा अच्छा आपने एक मुश्किल फील्ड है। तो नॉर्वे में कितने अरसे से आप अभी मुझे 1 हफ्ता हुआ वापस आए हुए। अच्छा, क्योंकि मैं साथ साथ यहाँ पर अपने जो प्रैक्टिस है वो भी कंटिन्यू कर रही हूँ, पर एजुकेशन भी ज़रूरी है। तो मगर अभी ऑन एंड ऑफ चल रहा है, और इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ दिस ईयर ख़त्म हो जाएगा, तो मैं अपना प्रैक्टिस यहाँ पर फिर जेनेटिक्स में कंटिन्यू करूँगी। फिर आप कंटिन्यू? हाँ जी, अभी भी चल रहा है, अभी तो एक लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। मास्टर्स के बाद फिर ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी। दैट्स वंडरफुल कि यंग लोग भी जो है इस तरफ आ रहे हैं। आप दोनों की इजाज़त से, हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मानूर अटक से। मानूर अटक से, क्या हाल चाल है मानूर आपके, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसी शुक्र हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, खैरियत से, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आपके गेस्ट भी बहुत प्यारे हैं, बहुत और बिल्कुल मेरे फेवरेट आपके गेस्ट हैं। सॉरी? फिजियोथेरेपिस्ट के हवाले से। फिजियोथेरेपी के हवाले से कर लें सवाल। डॉक्टर आमिर नईम भी मौजूद हैं और डॉक्टर ज़ारा भी हैं। अच्छा डॉक्टर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये मतलब अगर हमें इस तरह के कुछ मसला हो जाए एक्सरसाइज के हवाले से, तो मतलब हमें ये घर में मतलब नहीं करनी चाहिए, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या हमें जिम वगैरह में जाना चाहिए? मतलब फिजियोथेरेपी के लिए घर पे बुलाना चाहिए कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये सवाल है आपका?
नहीं मतलब अगर हमें कुछ मसला हो जाता है हाथ में, पाँव में, बाजू में, तो इस तरह ना मतलब हमें घर में उस चीज़ की एक्सरसाइज करनी चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जी, अच्छा जो आप बता रही हैं ये बेसिकली ज़्यादा आपकी असाबी कमज़ोरी को शो कर रहा होता है, और दूसरा इसमें मसला जो हो सकता है कि आपकी जो मोहरें हैं उनके दरमियान गैप कम हो जाए, तो उसकी वजह से भी नर्व्स के ऊपर प्रेशर आ रहा होता है। सो इट्स बेटर कि आप पहले एक प्रॉपर कंसल्टेशन लें, क्वालिफाइड प्रोफेशन से आप कंसल्टेशन लें, ताकि वो आपको इसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी करे एंड फिर उसके साथ आप फिज़ियोथेरेपी जो ट्रीटमेंट है अपनी वो भी कंटिन्यू करें, क्योंकि वो ये जो चीज़ें हैं ये वक्त के साथ साथ बढ़ती हैं। तो ये जितना ये बढ़ती हैं तो ये बैलेंस इश्यूज़ भी क्रिएट कर सकती हैं। इसके अलावा और जो प्रॉब्लम है कमज़ोरी वगैरह आना हाथों में या पाँव में कमज़ोरी आना, चलने में मसला आना, अगर अपर लिम में है तो फिर ग्रिपिंग का मसला आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जो डेली टास्क हैं उसके अंदर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाते हैं और अगर इसके साथ पेन है तो वो काफ़ी अनबेरेबल किस्म की होती है। सो इट्स बेटर कि अगर आप इंस्टेड के कहीं और से एक्सरसाइज वैसे देख लेते हैं या ख़ुद से सर्च कर लेते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल को कंसल्ट करें और वो आपको प्रॉपर गाइड करे इस मामले में। ठीक है ना मानूर? ओके मानूर ने आई थिंक ऑन एयर आपका जवाब सुन लिया। थैंक यू सो मच मानूर, अटक से आपने कॉल की। आपका कोई भी सवाल हो जेरियाट्रिक यानी बुज़ुर्गों में जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं फिज़ियोथेरेपी के हवाले से, तो आप सवाल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। अच्छा, जनरली अगर मैं आपके पास पेशेंट्स आते होंगे डॉक्टर आमिर, कि जनरली किन वजूहात की बिना पे जो है फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है? क्या एक्सरसाइज की कमी है या हेरेडिटरी होता है? कौन सी आपको क्या लगता है कि जनरली जो लोगों को इशू होता है चलने में, हड्डियों में, और फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत किन लोगों को पड़ती है? अच्छा मैम, इसमें ऐसा है कि अभी तक जो मैं ट्रेंड हम देख रहे हैं वो अब हमारे पास यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा आ रही है फिजियोथेरेपी के लिए। जी। Oh वो my इसकी God. इसकी रीज़न एक सिंपल जो लोग जॉब्स में हैं या अपना बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, दे आर मोर कि वो अब खुद बैठ के ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, और मोबाइल का यूजेज वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, कंप्यूटर का यूजेज ज़्यादा है, तो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो 150 मिनट्स ऑफ एक्सेसिव जो या हम इसको एक्सटेंडेड जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसको रेकमेंड करती है, ठीक है, एग्रेसिव फिज़िकल एक्टिविटी को थ्रू आउट अ वीक। तो ये एक करना जो है वो ज़रूरी है, बट हमारी तरफ वो एक्सरसाइज का उस तरह रुझान भी नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास ओल्डर पीपल आते हैं जो कि मुख्तलिफ जॉइंट प्रॉब्लम्स के साथ, मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़ जो हैं उनके साथ आ रहे होते हैं या कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ भी आ रहे होते हैं। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिस तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह है, लो बैक पेन वगैरह हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो असाबी कमज़ोरी वगैरह हो गई। इवन कल 8 सितंबर को हमारा अभी वर्ल्ड फिज़िकल थेरेपी डे है, उसकी भी वो सेलिब्रेट होना है। तो उसकी इस दफ़ा थीम जो है वो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस के ऊपर है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस मतलब के इसमें ऊपर ये है। आ जाता है कि आप बेशक वॉक करें या मतलब दिन भर बैठे रहते हैं तो आपकी लिम्स जो है वो बिल्कुल अकड़ जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उठे गाड़ी में बैठ गए, हाँ। मस्कुलर वीकनेस आना शुरू हो जाती है, जॉइंट पे डिजनरेशन वगैरह आना स्टार्ट हो जाती हैं। बैक पेन जो है वो एक, क्योंकि पोस्चर इतना अच्छा नहीं होता, आप कॉन्टीन्यूसली एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं जब आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या स्टूडेंट्स हैं जो कि जिन्होंने झुक के पढ़ना है या उनका जो पोस्चर है वो ठीक नहीं होता, तो पोस्चरल प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा अराइज कर रहे हैं बच्चों में और बच्चों में और यंग पॉपुलेशन में। तो अभी तो मतलब यंग पॉपुलेशन हमारे पास ज़्यादा आती है। ओल्डर पॉपुलेशन के अपने इश्यूज़ हैं क्योंकि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी एज बढ़ रही है, तो उनमें कमज़ोरी भी आ रही है, हड्डियों की कमज़ोरी भी आ रही है। ख़ासतौर पे फीमेल्स में आपको पता है कि आफ्टर 40 जो है वो हड्डियों की कमज़ोरी ज़्यादा होती है, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हो गया, तो उसकी वजह से भी ये इश्यूज़ आ रहे होते हैं, मस्कुलर प्रॉब्लम। एंड फिर कुछ हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी हेल्दी नहीं है। एक चीज़ का ऐड कर देता हूँ कि हमारी तरफ वो फीमेल्स हैं जो कि घर के काम कर रही होती हैं माशाल्लाह, तो वो सारा घर संभाल रही हैं, दे कंसिडर कि ये एक एक्सरसाइज है। एक्चुअली ये एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज वो ही होती है जो कि आप प्रॉपर टारगेटेड एक्टिविटी कर रहे बॉडी के लिए करते हैं, जो आप अपने लिए कर रहे हैं, टारगेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं और उसके कुछ एक मीन्स है, कोई फ्रीक्वेंसी उसकी है, कुछ प्रॉपर वे में वो की होती है। तो अब अक्सर लोग आकर इस चीज़ को भी मतलब वो उनको जब बताया जाता है कि जी आप जो काम कर रहे थे वो सिर्फ काम था, वो एक्सरसाइज नहीं थी, तो वो एक्सरसाइज ना होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोग जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। नाज़रीन देखें,
24 घंटों में अगर आप अपनी बॉडी जो कि आपको लेके चल रही है उसको आप आधा घंटा या 45 मिनट चाहे ब्रिस्क वॉक करें या योगा करें या जो भी एक्सरसाइज है वो सिर्फ बॉडी के लिए करें तो क्या फ़ायदा। मतलब ज़िंदगी तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने हमें 100 साल की ज़िंदगी दी है, लेकिन हम अपनी गफलत की वजह से हम लोग उसको सही तरह यूटिलाइज़ नहीं करते। डॉक्टर ज़ारा, आप जेरियाट्रिक यानी बुज़ुर्गों के साथ आपका ज़्यादा है, तो उनको मैं आजकल आज के ज़माने में ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम्स हैं ये ज़रूर बताएं। और नाज़रीन, हमारे में आप लोगों के आने की खुशी में हमने कहा कि आज ज़रा ज़बरदस्त सा खाना होना चाहिए। तो मैं नाज़रीन ज़रा जो चिकन तो बन गई है, अब थोड़ी जो बिरयानी की तय है वो भी लगा लेती हूँ। डॉक्टर ज़ारा, इसके हवाले से ज़रूर बताएं आप। जैसे कि आजकल के बुज़ुर्गों में सबसे आम, बुज़ुर्ग हो या जवान हो, हमारा कमर दर्द सबसे ज़्यादा आम चीज़ है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने की वजह से हम लोग एक्टिविटी को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं। सर जैसे कह रहे थे कि हम लोग कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं तो ये हमारी वर्जिश हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो जितना भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को फॉलो करता है उतना ही हमारे जो पट्टे होते हैं, हमारे जो जोड़ होते हैं, उन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ने लग जाता है और लगातार उन प्रेशर के पड़ने की वजह से ही हमारे जो जोड़ होते हैं और हमारे जो पट्टे होते हैं वो कमज़ोर होने लग जाते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, बढ़ती उम्र के साथ ये कमज़ोरी बढ़ती जाती है और फिर तकलीफ़ में इजाफा होने लग जाता है। तो ये ज़्यादा आजकल के जो इश्यूज़ हैं, बैक पेन, शोल्डर पेन और डिफरेंट जॉइंट इश्यूज़ ज़्यादा कॉमन है। इज़ इट बिकॉज देखें बुज़ुर्ग लोग भी जो हैं, मुझे लगता है कि वो निकल के थोड़ा सा अपने ड्राइव वे में या कुछ थोड़ा सा वॉक करें ताकि आपके जो लिम्स हैं वो बैठे बैठे जो है, ज़ाहिर है जो चीज़ मूव नहीं करती वो आहिस्ता आहिस्ता जमती जाती है। हाँ जी। तो आप उनको क्या रेकमेंड करेंगी, जितने इस वक्त लोग देख रहे हैं जो कि शायद नहीं फिजियोथेरेपी कर सके, उनके लिए घर में वो जो बुज़ुर्ग लोग जो हैं जो ज़्यादा इतना काम नहीं करते, उनको क्या कितने देर करनी चाहिए और किस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए? बुज़ुर्गों के लिए सबसे तो जो यूजली हम रिकमेंड करते हैं वॉक बहुत ज़रूरी है। बेशक हल्की वॉक ये ज़रूरी नहीं है, हमें नहीं होता कि हम भागने लग जाएं या लगातार चलते ही रहें। अगर आप 15 से 20 मिनट भी दे रहे हैं डेली बेसिस पे अपने आप को, ये भी बहुत है। हम सिर्फ चाहते हैं कि आपके जितने भी मसल्स हैं, जॉइंट हैं, वो एक्टिवली परफॉर्मेंस में रहें। तो सबसे अच्छी चीज़ यही होगी कि बुज़ुर्ग, क्योंकि लगता है कि उम्र के साथ तकलीफ़ बढ़ रही है तो हम बैठ जाते हैं, अगर हम रेस्ट करेंगे तो हमारे ये जो जितने भी सिम्टम्स हैं कम हो जाएंगे। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो जितना भी अपने आप को एक्टिव रखें, वॉक करें, तो वो इन सब प्रॉब्लम से बच सकते हैं। हाँ जी। ओके नाज़रीन, प्लीज़ आप लोगों के घरों में बुज़ुर्ग हैं जो देख रहे हैं, इस चीज़ को सीरियसली लें। अगर आपको कोई इशू नहीं भी है फिर भी एक्सरसाइज जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है। सो डॉक्टर आमिर, ये बताइए कि आपके पास जो फैसिलिटीज़ आउटसोर्स हैं, जिस तरह होम फैसिलिटीज़ हैं, उनमें कितनी देर के लिए मतलब और कितना रेकमेंडेड है कि घर में कितनी दफ़ा हफ्ते में फिजियोथेरेपी करानी ज़रूरी होती है? ठीक है मैम, इसमें एक्चुअली डिपेंड करता है कि कंडीशन पेशेंट की क्या है। यूजली तो हमारे पास ऐसे पेशेंट्स जो कि हॉस्पिटल में नहीं आ सकते, ट्रांसपोर्ट इशू भी हो सकता है, मोबिलिटी इश्यूज वैसे हो सकते हैं, तो उनको हम रेकमेंड करते हैं कि वो घर पे एक प्रॉपर जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो हायर करें और उसको वो उनको आकर वहाँ पर वो ट्रेनिंग वगैरह करवाए या जो भी उनको फिजियोथेरेपी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रोक का पेशेंट है, फालिज का मरीज़ है, तो उसको एटलीस्ट हफ्ते में 3 मरतबा जो है वो करवानी ज़रूरी है। ठीक है, 3 मरतबा? हाँ, एक दिन छोड़ के कि कंटिन्यूअसली? एक दिन छोड़ के हफ्ते में कम से कम 3 मरतबा। ओके, जिस तरह है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। जी बिल्कुल ऐसे। तो ठीक है। अभी अब फिर आपके इसके पेशेंट की कंडीशन, कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो कि बेड रिडन होते हैं। ओके। उनके अंदर प्रेशर सोर्स या बेड सोर्स का जो है वो बनने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है। उसके अलावा उनकी अगर प्रॉपर एक्टिविटी ना की जाए या उनकी प्रॉपर लिम्ब की मूवमेंट ना की जाए तो फिर उसके अंदर जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होने का चांस होता है और जो जॉइंट्स हैं उनका स्टिफ होने का चांस होता है। तो इन दोज केसेस उनमें रेगुलर जो है एक्टिविटी वो रिकॉर्ड होती है, तो आप रेगुलर जो फिजियोथेरेपी सर्विसेज हैं वो अवेल कर सकते हैं। ज़रूर। ये मतलब बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि पेशेंट की एक्चुअली कंडीशन क्या है और उसकी नीड्स क्या हैं। नाज़रीन, ये आज जो है बड़ा एक इन्फॉर्मेशन से भरपूर शो है, इसको ज़रूर सीरियसली लें, क्योंकि मेरी वालदा भी हैं तो उनका भी यही हमने चार्ट बनाया कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 3 डेज़। तो अब इन्होंने क्लियर भी कर दिया, क्योंकि मैं सोची थी शायद 5 दिन पूरे कराना ज़रूरी है, लेकिन एक दिन छोड़ के, क्योंकि उसमें भी होता है कि डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है कि मसल्स को बहुत ज़्यादा भी करें तो दर्द शुरू हो जाती है।
ऐसा भी है ओवर, मतलब जो इस्लामिक रूल भी है कि ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, या हमें मियाना रवि से लेकर जो चलना बिल्कुल, होता है, बिल्कुल। ठीक है, तो एक्सेस एक्टिविटी भी जो है वो उनके लिए अच्छी नहीं होती। एंड सेकेंडली इसमें पेशेंट को ख़ुद भी मोटिवेट भी करना होता है कि वो घर पे भी एक्सरसाइजेस खुद से कंटिन्यू रखें। तो अगर तो वो सिर्फ खाली थेरेपिस्ट पे डिपेंडेंट होंगे तो फिर वो खुद से एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते। नहीं कर रहे होते, तो सही ये है। भी एक मोटिवेशन होती है, भी उनके पास टास्क होता है कि उन्होंने खुद से घर पे अपने आप को भी फिट भी रखना है या अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैरी आउट करनी है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू डॉक्टर ज़ारा और डॉक्टर आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। और सर कामरान गिल सर, गेट वेल सून एंड वी हैव टू सी यू वेरी सून, ताकि हम कुछ गपशप लगाएं। उनका गपशप और उनका ह्यूमर जो है वो हम बहुत मिस कर रहे हैं और इंशाल्लाह उनसे जल्द मुलाकात होगी। एक हमारे साथ कॉलर हैं, आप दोनों की इजाज़त से एक और कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओह सो सॉरी नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा डॉक्टर ज़ारा, अभी जो रिसेंट जब आप आती हैं यहाँ पे, तो जिस तरह इन्होंने कहा कि जो यंगस्टर्स हैं उनकी इश्यूज़ ज़्यादा स्टार्ट हो गए हैं। देखिए बुज़ुर्गों का तो एक होता है बिकॉज एजिंग प्रोसेस है, तो उसमें जनरली जो लड़के लड़कियां हैं उनका जिस तरह इन्होंने कहा कि कंप्यूटर बैठे रहते हैं, सेडेटरी लाइफस्टाइल है, तो आप उनको जितने देखने वाले यंगस्टर्स हैं, क्योंकि माशाल्लाह से आप खुद भी यंग एंड अबाउट है, तो उनको क्या कहना चाहेंगी कि दिन में क्या टाइम और किस टाइम उनको थोड़ा सा अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखना चाहिए? अमूमन ज़्यादातर जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं वो काम करने वाले होते हैं और वो हमेशा अपना जो भी पोस्चर होता है, अपना जो हेल्दी लाइफस्टाइल होता है उसको अवॉइड करते हैं। तो मैं तो हमेशा से जो भी हमारे यंगस्टर्स, स्पेशली जो भी हमारे पेशेंट्स आते हैं, उनको यही कहती हूँ कि वो हमेशा 15 सेकंड्स का रूल को फॉलो करें। आफ्टर एवरी 1 आवर अगर वो कहीं पे भी बैठे हैं तो वो 15 सेकंड्स के लिए चाहे खड़े ही हो जाएं, हल्का सा वॉक करके वापस बैठ जाएं, ये भी बहुत इफेक्टिव रहता है उनके लिए। 15 सेकंड्स? हाँ जी, 15 ओके, सेकंड। 15 सिर्फ 15 सेकंड्स का ही अगर आप अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं, आपके जॉइंट्स, आपके मसल से प्रेशर ऑफलोड हो रहा है, ये भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। Important तो ये चाहे आप अपनी चेयर जहाँ पर भी है वहीं बैठ कर अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि अमूमन हम पेशेंट्स को ऐसी ही एक्सरसाइज गाइड करते हैं जो वो ईजिली कर सकें और जिसका उनको ज़्यादा फटीग भी ना हो। फटीग भी ना हो। हाँ जी। तो प्लीज़ ये ज़रूर गौर से इनकी बात सुने, फ्री में मिल रही है अभी आपको एडवाइस मिल रही है और जो है आइडियाज़ मिल रहे हैं। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? मदीहा रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मदिया रावलपिंडी से। कैसी हैं मदिया? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। मैम आप सुनाएं, कैसी हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत। आपका शो तो बहुत अच्छा जा रहा है, मैं देख रही हूँ इस टाइम भी। चलें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कोई सवाल है आपका? हमारे साथ डॉक्टर नईम मौजूद है, डॉक्टर ज़ारा मौजूद है। जी जी, मैं डॉक्टर ज़ारा से पूछना चाह रही थी जी, जी। कि मुझे ना वालदा को घुटनों की प्रॉब्लम है, तो मैं कुलसूम हॉस्पिटल में आना चाह रही थी और मुझे तरीक़ाकार बता दें कि मैं कैसे वहाँ पे ना आ सकती हूँ। कैसे आ सकें? जी जी, मतलब कि अंदर एंट्री कैसे करवानी है, तो क्या प्रोसीजर है इनका ना? एंट्री दरवाजे से करवानी है और कहाँ से करवानी? वो तो मुझे भी पता है मैम, लेकिन अच्छा, मतलब ये कि आप हाँ अपनी वालदा को फिजियोथेरेपी के लिए लाना चाह रही हैं? जी 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 जी, बिल्कुल। फिजियोथेरेपी के, ठीक है। मैं डॉक्टर आमिर से और डॉक्टर ज़ारा से पूछ लेती हूँ कि क्या कितने बजे से कितने बजे तक टाइमिंग है, तो आप उनको फ़ौरन लेके आएँ ताकि जो है उनको बहुत इससे फ़ायदा भी होगा और चलने फिरने में उनको आसानी हो जाएगी। ठीक है ना मदिया? अभी ऑन एयर सुन लें, ऑन एयर सुन लेंगी तो ज़्यादा क्लियर सुन सकेंगी। ठीक है, ठीक थैंक है, यू मैम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। डॉक्टर आमिर ये अपनी वालदा को लाना चाह रही हैं, तो प्रोसीजर बताएं, टाइमिंग्स बता दें और कब से कब तक ये डिटेल्स। प्रोसीजर में यही है कि जो कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल करें एंड वहाँ से अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर लें। हमारा जो डिपार्टमेंट है वो सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ऑपरेशनल होता है। ओके। तो हमारे पास फीमेल थेरेपिस्ट हैं, मेल थेरेपिस्ट हैं, डेडिकेटेड टीम्स हैं, तो वो सर्विसेज दे रही होती हैं। तो इसमें एक चीज़ का ऐड भी कर दूं कि कल जो वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे है तो उसके ऊपर हम फ्री कंसल्टेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, फ्री कंसल्टेशन। तो इफ़ यू वांट टू कम तो वो लेकर आएँ उन्हें कल, और हम एक फ्री कंसल्टेशन भी उन्हें दे देंगे और उनको भी हम बाकायदा प्रॉपर। देखिए कल जो है आपको बता दूं, हमारी जो प्यारी सी कॉलर है, कल फ्री कंसल्टेशन डे है, क्योंकि कल कुलसूम में आप जा सकते हैं, अपनी वालदा को दिखा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इनकी हेल्पलाइन पे कॉल कर लें और
अपॉइंटमेंट ले लें या डायरेक्टली भी आ सकते हैं डॉक्टर साहब? डायरेक्ट एक्सेस में भी आते हैं, बट उसमें ये होता है कि हम लोग थ्रू अपॉइंटमेंट वर्क कर रहे होते हैं, तो सम टाइम पेशेंट को वेट करना पड़ता है। सो इट्स बेटर कि अगर वो अपॉइंटमेंट ले लेनी तो हम वॉक इन जो पेशेंट्स हैं उनको भी देख रहे होते हैं। उनको भी देख लेते हैं। तो ज़रूर प्लीज़ जाइए, कॉल करके अपने लिए अपॉइंटमेंट ले लें। कल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इस्लामाबाद में आपको फ्री कंसल्टेशन मिलेगी। और आप डॉक्टर साहब आप भी होंगे? जी मैं भी होऊंगा। डॉक्टर आमिर नईम साहब भी होंगे, डॉक्टर ज़ारा भी होंगी। तो आप आज शो में आप इनसे मिलें तो कल आप जो है अपनी वालदा को लेके जाएं फ़ौरन। एंड इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएं बिकॉज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे ख़्याल में। आप आज की जो इन्फॉर्मेशन है फिजियोथेरेपी के हवाले से। अच्छा नाजी, इनसे प्यारे हमारे जो गेस्ट हैं उनसे बात करते हुए जो तहें हैं लग गई हैं। आप रिपीट टेलीकास्ट रात को 10:30 बजे आता है, उसमें देख सकते हैं ये कपड़ा गीला किया हुआ है, इसको हम लगाते हैं ताकि बिल्कुल, और ये क्या हुआ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ढकना जो है ये, ताकि बिल्कुल इसमें जो थोड़े से क्रेटर्स मैंने बनाए हैं, यानी आप चमचे से लेके इसमें थोड़े से वो गड्ढे बना लें ताकि दम लगने में आसानी हो। इसके ऊपर मैं रख देती हूँ, क्या नाज़रीन, ये रख देते हैं इसके ऊपर, ये, ताकि बिल्कुल जैम हो जाए, मतलब ये कि अंदर भाप जो है वो जमा हो जाए। और डॉक्टर साहब अब थोड़ा सा आपसे पूछूं कि आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में जो आप बना रही हैं यही पसंद है। पसंद है? अच्छा शुक्र है भैया, आज खा के अल्लाह करे इसमें नमक शमक सही हो। और डॉक्टर ज़ारा आपको लगता नहीं आप जितनी स्लिम स्मार्ट है, क्या ज़्यादा शौक है? नहीं, मैं कुछ भी खा लेती हूँ। नहीं कुछ भी नहीं, कोई तो फेवरेट चीज़ होगी ना? हाँ, मुझे चाइनीज़ ज़्यादा पसंद है, मगर मैं कुछ भी खा लेती हूँ। मतलब बिरयानी तो नाज़रीन हर एक की पसंदीदा है, स्पेशली आलू वाली। सो ये अभी दम लग रहा है, इसको इंशाल्लाह निकालेंगे और खाएंगे भी। कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि पाकिस्तान में सबसे बड़े दरिया का नाम आपने बताना है कॉल करके। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताइए कि रेशो जो है आपने कहा कि यंगस्टर्स में ज़्यादा है, तो पहले ऐसा नहीं था? कब से आप कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ कब से मुंसलिक हैं? कुलसूम हॉस्पिटल में तो मैं लास्ट ईयर ही मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा। इससे वैसे मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है वो इट्स लाइक अराउंड 15 ईयर्स। तो मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहे थे, फौजी फाउंडेशन वगैरह में, लिफाज यूनिवर्सिटी में। तो जो आप अगर इसकी रेशो की या पहले इससे बात करती हैं तो बेसिकली शायद लोगों को इसमें अवेयरनेस भी कम थी फिजियोथेरेपी की, तो ये भी एक रीज़न है कि डायरेक्ट एक्सेस में भी जिस तरह लोग हैं हमारे पास कम आते थे। अब जो लोगों के अंदर मतलब जिस तरह अब आपका प्रोग्राम है, इससे माशाल्लाह बड़ी अवेयरनेस क्रिएट होगी, तो लोगों में अब ये वाली चीज़ की अवेयरनेस आ रही है कि वो सिर्फ खाली मेडिसिन्स को ही एक इलाज नहीं समझ रहे होते, वो उसके अलावा भी अल्टरनेटिव मीन्स हैं जो कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। तो उसमें हमारे पास वो लोग जो हैं वो आ रहे होते हैं। दूसरी चीज़ माइट बी न्यूट्रिशन, मतलब पहले वाले जो लोग थे वो ज़रा एक सादी मगर अच्छी ग़िज़ा खाते थे और उसमें इतनी मिलावट भी नहीं होती थी। आजकल हम जो देखते हैं कि उसमें एक तो मिलावट वाला कल्चर ज़्यादा है अनफॉर्चुनेटली, एक तो वो वाला फैक्टर भी है। सेकेंडली मतलब एक औकात कार नहीं है, मतलब एक टाइमिंग्स जो होती हैं वो एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। एंड एक हेल्दी न्यूट्रिशन जो है वो भी मतलब लोग जो है वो इतना फॉलो नहीं करते। मेरे ख्याल में घर का पका हुआ खाना इज़ 20 टाइम्स बेटर, बल्कि 100 टाइम्स बेटर। मैंने शुरू में यही कहा, ये जो इंस्टेंट चीज़ें हैं, इंस्टेंट कॉफ़ी हो गई, इंस्टेंट नूडल हो गए, टिकी पैक्स, पता नहीं इसमें प्रिजर्वेटिव्स इतने होते हैं, ज़ाहिर है उसका सेहत पे तो इन द लॉन्ग रन असर होता है। डॉक्टर ज़ारा माशाल्लाह से नॉर्वे आप जाती हैं, नॉर्वे से आती हैं, उधर के लाइफस्टाइल में उधर में तो फ़र्क होगा बहुत। उधर भी मिलावट इतनी है? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, अगर लाइफस्टाइल की बात की जाए तो पाकिस्तान से तो वहाँ का लाइफस्टाइल थोड़ा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे लोग थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। वहाँ पर पाकिस्तान में थोड़ा सा हम फिज़िकल एक्टिविटी को हाँ जी, हम लोग थोड़े लेज़ी भी हैं और हमें पेशेंस नहीं है। हमें लगता है हम एक दफ़ा कोई भी एक्सरसाइज कर लेंगे तो हमें फ़ौरन से इसका असर होना चाहिए, मगर मेरे ख्याल में वहाँ पर शोर थोड़ा ज़्यादा है, आगाही थोड़ी ज़्यादा है और लोगों को पता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर फ्यूचर में उनके लिए मसाइल से बचने के लिए कितनी ज़रूरी है। तो इसमें ये तो एक वाज़ेह फ़र्क है कि वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में फ़िज़िकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फ़िज़िकल एक्टिविटी भी नाज़रीन, वहाँ पे मिलावट भी, मतलब दूध असली मिलता है, ये नहीं कि दूध आपको पता ही नहीं कि कौन सा पी रहे हैं, और मिलावट भी बहुत है। यहाँ पे हाइजीन का भी बिल्कुल ख्याल नहीं है। सो दे आर मल्टीपल फैक्टर्स। तो हमारे साथ एक कॉलर भी हैं नाज़रीन, आज माशाल्लाह कॉल ही कॉल, जल्दी जल्दी कॉल्स आ रही हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हैं? जी मैं मियाँ वाली से रुखसाना बात कर रही हूँ। मुझे एक तो आपके सवाल का जवाब देना और दूसरा डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी रुखसाना दीजिए। हाँ जी, दरियाए सिंध है सबसे बड़ा दरिया पाकिस्तान का। दरियाए सिंध है, ठीक है ठीक है। और डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि मेरे ना लेफ्ट पाँव में आगे उंगलियों के नीचे बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, तो उसके लिए मैंने पूछना था डॉक्टर साहब से कि इसके लिए कोई एक्सरसाइज है, क्योंकि मैंने इसके एक्सरे वगैरह सब करवाए हैं मगर इसमें कोई एक्सरे में कोई चीज़ आती नहीं है और मुझे चलने में बहुत तकलीफ है। अच्छा दोबारा से रिपीट करें, क्या है आपको इशू? जी मेरे पाँव में, लेफ्ट वाले पाँव में नीचे ना उंगलियों के नीचे दर्द है। उंगलियों के नीचे दर्द है, ओके। हाँ जी, और ठीक है। चलने से मुझे ज़्यादा होती है। मैंने अपने एक्सरे और अपने सारे टेस्ट करवाए हैं, वो सब क्लियर हैं, तो उसमें कोई चीज़ ऐसी आ नहीं रही ना कोलेस्ट्रॉल है ना यूरिक एसिड है, तो इसलिए मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था अगर कोई इसकी एक्सरसाइज है तो वो मुझे प्लीज़ बता दें। ठीक है क्योंकि ठीक मुझे है मेडिसिन से भी, पेन किलर से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है रुखसाना जी, मियाँ वाली से आपने कॉल की, डॉक्टर साहब ऑन एयर आपको बताते हैं कि क्या इसका मसला हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। डॉक्टर साहब ये क्या कि जो ये कंडीशन बता रही हैं यूजली कॉमन कंडीशन है, प्लांटर फिशाइटिस हम उन्हें कहते हैं, जो हमारे पाँव के नीचे जो तलवे में एक फेशिया होता है, एक लेयर होती है, तो वो उसकी सोजिश होना शुरू हो जाती है। तो अब ये नॉर्मल वेट बेयरिंग की वजह से भी हो सकता है, फुटवेयर हो सकता है वो ख़राब हो, या कुछ उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि वो बता रही हैं कि एक्सरेज भी क्लियर हैं, बाकी कोई टेस्ट वगैरह भी उनके क्लियर हैं, तो मोस्ट लाइकली ये वो वाली कंडीशन हो सकती है। गलत जूता पहनना, गलत जूता पहनना भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये किसी पथरीली जगह पे चली हों या इनके पाँव पे कोई चोट आई हो, तो उसकी वजह से वो जो लेयर है फेशिया है उसकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई हो। तो ये प्रॉब्लम तब आ रहा होता है कि जब ये खड़ी हो रही हैं, चल रही हैं, तो इनको वो चलने में शदीद तकलीफ़ आ रही होती है। तो इसकी एक तो कॉमन चीज़ ये है कि इस पर ठंडी टकोर करें, ठीक है, बर्फ़ की टकोर वगैरह करें, उससे ये वाला जो मसला है काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व होता है। जूता अपना तब्दील करें, कंफर्टेबल जूता पहनें, ठीक है। प्लस इसके साथ कुछ और एक्सरसाइजेज़ हैं पाँव की, इसमें पाँव की उंगलियों को हरकत देना, पूरे पाँव को हरकत देना, पाँव की रोटेशन करना, ठीक है, पाँव को खींच के रखना, ये वाली चीज़ें करें तो आहिस्ता आहिस्ता ये आराम आ जाता है इसमें। बिल्कुल। रुखसाना जी एक और चीज़ है कि प्लीज़, मैंने जनरली ख़वातीन और देखा है कि अगर ऑफिस में ज़्यादा देर के लिए काम करना होता है तो इतने अनकम्फर्टेबल जूते, वो जो किटिक किटिक शादियों पे पहनने वाली जूतियाँ हैं वो आप लोगों ने ऑफिस में पहनी होती हैं, तो कोशिश किया करें कि जूता जो है वो अगर आपने ज़्यादा देर तक चलना है या बाहर भी जाना है तो आप कोई ऐसे जिसमें कुशनिंग हो, जिसमें पैर पे जोर इतना पड़ता है, जाहिर है आप सारा वज़न आपका पैर पे है और पैर पे आपके अनकम्फर्टेबल जूता है। सो मैं बहुत इस चीज़ में कहती हूँ कि प्लीज़ कंफर्टेबल जूता पहना करें। बिल्कुल। तो इसी तरह इन्होंने कहा, आई थिंक ये जो आपने एक्सरसाइजेज बताई हैं पैर की, ये योगा में भी करवाई जाती हैं कुछ हद तक, उसमें भी करवाई जाती है। ये स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि टारगेट कर रही होती हैं। टाइट आपने ऐसे करके पैर को रखना है, ऐसे करें, उसके अलावा पाँव की उंगलियों को हरकत देनी है, ठीक है, पाँव को रोटेट करना है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें, फिर अपने वहाँ पर शहर में जो है वो किसी न किसी फिजिकल थेरेपिस्ट को दिखा दें, एक दफ़ा उनसे एक्सरसाइजेज सीख लें तो वो भी इनको अच्छा वे में गाइड कर देंगे। बर्फ़ की टकोर से इन्हें काफ़ी आराम पड़ता है, क्योंकि बर्फ़ की टकोर से जो इन्फ्लेमेशन है वो भी कम हो रही होती है। तो पैर के नीचे आप थोड़ी सी बर्फ़ कपड़े में उसमें लेके पैर रख लें। नहीं तो आसान तरीका है कि पानी वाली बोतल को फ्रीज कर लें और उसके ऊपर वो पाँव जो है वो रोल करें, तो एक वो बहुत एक कन्वीनियंट चीज़ है। छोटी पानी की बोतल लें, उसको बर्फ़ बना लें फ्रीज़र में और उसके ऊपर पैर रख लें, वो रीयूजेबल है। और आप ज़बरदस्त। अच्छा अब आपसे कोई पर्सनल इस तरह की बात कि कोई ऐसा पेशेंट जो आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो, कभी ऐसा हुआ कि जिनको आपके लिए वो क्या है ये तो बहुत चैलेंज है, हाउ डू आई डू दिस? अमूमन ऐसे मरीज़ आ जाते हैं क्योंकि हमारे पास लोगों में इतनी आगाही नहीं है, तो जब तक मसला बहुत एंड स्टेज पे नहीं चला जाता लोग विजिट नहीं करते। ये बड़ा मसला है, एंड पे जाके दांत गिरने वाला होगा तो डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो गिर ही जाएगा। हाँ जी। तो अक्सर काफ़ी दफ़ा, जैसे अभी भी एक रिसेंटली ही एक मेरी पेशेंट है जिनको काफ़ी कंजक्टिव स्ट्रोक्स भी हुए, साथ सेरेब्रल एटेक्सिया भी था, मल्टीपल जॉइंट इशू भी थे, बैक पेन भी था, तो बहुत सारे ओवरऑल बॉडी ही इन्वॉल्व थी और बैलेंस का बहुत ज़्यादा इशू था। तो उसमें मेरे बहुत फिजियोथेरेपी ने बहुत एक रोल प्ले किया है और सबसे ज़्यादा पेशेंट का खुद
पेशेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। पेशेंट कितना डिटर्मिन होता है, वो कितना सोचता है कि मुझे वक्त लगेगा, मुझे अपने आप को वक्त देना है, और वो जितना हमारे साथ अपना ताउन करता है तो उतना ही जल्दी बेहतर होता है। तो वो एक ये चीज़ है कि अगर बहुत ज़्यादा मल्टीपल इश्यूज़ इन्वॉल्व हो जाएँ तो वो हमारे लिए थोड़े से चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि पेशेंट को समझाना और उसको ये बताना कि अभी थोड़ा सा टाइम आप अपने आप को देंगे तभी ये बेहतर होगा, क्योंकि पेशेंट के भी 100 सवाल होते हैं और उनको होता है कि हम फ़ौरन से ठीक हो जाएं। वो भी एक चीज़ होता है, उनको मेंटल सेटिस्फेक्शन देना और साथ साथ उनके थेरेपी भी कंटिन्यू करवाते रहना, ये एक चैलेंजिंग चीज़ होती है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, पेशेंट भी साथ कोऑपरेट करते जा रहे हैं। चलें, लवली। नाज़रीन, जितने लोग देख रहे हैं, फिजियोथेरेपी तो होती है लेकिन खुद की भी डिटर्मिनेशन होती है जिससे आप जो है जल्द ठीक होते हैं अपने दिमाग की रेस से कि मैंने ठीक होना है। तो मामा जी, ये आप भी ज़रा करें, अप्लाई करें। और हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। आज के सवाल का जवाब नाज़रीन पहले से बता दूं, दरियाए सिंध इज़ द राइट आंसर। ब्रावो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि आजकल लोगों को शेटिका पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। शियाटिका पेन जो होता है ना, तो उसके लिए क्या मसाज करवाना चाहिए या जो है फिजियोथेरेपी करवाना चाहिए? और दूसरा ये कि कुछ लोग कहते हैं उसमें चलना चाहिए ज्यादा, कुछ लोग कहते हैं नहीं आराम करना चाहिए। आप मतलब इसके मुताबिक अगर थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं तो बहुत शुक्रिया होगा आपका। ठीक है। शाहीन साहबा फ्रॉम इस्लामाबाद, आप प्लीज़ ऑन एयर सुने डॉक्टर साहब और बल्कि ज़ारा दोनों अपने अपने तरीके से बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। डिटेल, ओके डॉक्टर साहब। अच्छा, शैटिका बेसिकली पहली चीज़ के बीमारी नहीं है, एक अलामत है। अलामत है, ठीक है। शैटिक पेन है, शैटिक नर्व है। अच्छा डॉक्टर, सॉरी, शैटिक पेन का, शैटिका का बताएं, कैसी पेन होती है ये? पेन इसकी पूरी टांग में ट्रैवल कर रही होती है, इसके साथ नमनेस या सुन होना जो है टांग में वो भी आ रहा होता है, और टांग में खिंचाव होता है। सिर्फ टांग में होती है? ये कमर से लेकर टांग में, कमर से लेकर चलती है दर्द और नीचे टांग में जा रही होती है। अब किसी की जो दर्द है वो घुटने तक जा रही होगी, अक्सर लोगों में जो है वो पाँव तक जा रही होती है, और इसमें शदीद खिंचाव की फीलिंग होती है। तो ये एक अलामत है। अब ये क्यों हो रही है, उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल, मैं बैठा हूँ, मैंने वॉलेट अगर अपनी बैग पॉकेट में रखा हुआ है और वो कॉन्टीन्यूसली मसल को प्रेस कर रहा है, तो जो नर्व वहाँ से पास कर रही है वो भी उसमें प्रेस हो रही है, तो वो नर्व शैटिक सिम्टम्स जो है वो देना शुरू कर देगी। अक्सरियत लोगों में ये मोहरों का मसला जो होता है, बैक पेन जो है, और उसमें आगे जो मोहरों का मसला आ रहा होता है, और डिस्क जो है, हम कहते हैं कि डिस्क अपनी जगह से हिल गई है या अब अपनी जगह से बाहर आ गई है, तो नर्व वहाँ से मोहरों से निकल के नीचे तक आ रही होती है, तो वहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन भी होता है जिसकी वजह से वो जो नर्व है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, और इसके अलावा नर्व के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में डिफरेंट मिथ्स भी हैं कि मसाज करवाना है, मसाज से कुछ भी फ़ायदा नहीं होना, वो वक्ती एक रिलीफ वैसे फ़ील हो जाता है कि हमें कोई टच कर रहा है या हमें एक अच्छी वो फीलिंग दे रहा है। इसमें प्रॉपर फिजियोथेरेपी का एक तो डायग्नोसिस होना ज़रूरी है, क्योंकि जो बीमारी होगी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी को बैक पेन इशू है, तो अगर वो प्रॉब्लम आ रहा है तो वो बैक पेन की वजह से ना ये ना इशू बन रहा होगा, ठीक है। अगर किसी को मतलब मस्कुलर स्पैज़म है, मस्कुलर प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ये इशू बन रहा है, तो फिर ये वाला आ रहा होगा प्रॉब्लम। तो उस जो प्रॉब्लम आ रहा है आपने उसको ना डील करना है, तो ये शैटिक पेन जो है ये ठीक हो जाएगी। इस वॉक जो है, बहुत ज़्यादा वॉक करना या कम वॉक करना, उससे ज़्यादा ये बेहतर चीज़ है कि आप राइट वे में वॉक करें। राइट वे में वॉक, राइट वे में वॉक करने से मुराद ये है कि आपका फुटवेयर अच्छा हो, आपने सख्त जगह पर या उस तरह वॉक नहीं करनी, कोशिश करें कि नरम मैदान में या जो प्रॉपर वॉकिंग ट्रैक है आप उसके ऊपर वॉक करें, और एक ही दफ़ा में वन गो में बहुत ज़्यादा वॉक ना करें, ठीक है। तो एटलीस्ट मतलब मैं जिस तरह पेशेंट को सजेस्ट करता हूँ कि दिन में वो 2 मरतबा वॉक करें, तो कम से कम 10-10 मिनट के लिए वो वॉक कर सकते हैं, कम से कम 10-10, ठीक है। फिर इसमें कुछ रोल मेडिसिन का है, इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज का है। वेट जिन लोगों का ज़्यादा होता है उसके अंदर भी ये शैटिक जो इश्यूज़ हैं ये ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो ठीक है। ये भी एक मतलब आपके लिए वो एक चीज़ है कि जो कि हम ना कंसिडर कर सकते हैं कि वो लोग जो हैं वो उसको प्रॉपर वे में अपना पहले डायग्नोसिस करवाएं और फिर उसके बाद उसकी ना ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ। ट्रीटमेंट जो मुख्तलिफ लोग वैसे बताते रहते हैं या लोग अताइयों के पास जाते रहते हैं, तो अपना मसला ख़राब करवा कर ही आते हैं। ये ज़रूर करें नाज़रीन जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, और मुझे सुनने में आ रहा है, मैं आज घड़ी अब मैं कल से इंशाल्लाह पहनूंगी
कि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट रह गया है। सो कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल में कल जो है फ्री कंसल्टेशन है, तो आप जा सकते हैं, डॉक्टर आमिर नईम से मिल सकते हैं और डॉक्टर ज़ारा से भी मिल सकते हैं और कॉल करके अपॉइंटमेंट फ़िक्स करा लें। डॉक्टर ज़ारा को जल्दी से मैसेज है अच्छा सा जो देना चाहेंगी आप, जितने लोग देख रहे हैं? मेरा तो सबके लिए यही मैसेज है कि जितना ज़्यादा अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को प्रमोट कर सकते हैं, अगर चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में सेहत और तंदुरुस्ती को एक बरकरार रखना, तो फ़िज़िकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ का पार्ट बना लें। हाँ, ओके, ज़बरदस्त। डॉक्टर आमिर आप कुछ कहना चाहेंगे अच्छा सा? जी मेरा, हाँ मतलब जो हमारा कल वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे के मतलब भी है, उससे भी रिलेटेड मैसेज है कि वो उसका फोकस जो है आर्थराइटिस और ये जॉइंट कंडीशंस के ऊपर ही है। सो इट्स बेटर कि एक तो आप फिज़िकल एक्टिविटी जो है उसको कैरी आउट करें, सेकेंडली प्रॉपर पर्सन जो है उसको कंसल्ट करें। काफ़ी दफ़ा जो मसला है वो इस वजह से ख़राब हो रहा होता है कि प्रॉपर जो पर्सन है उसको कंसल्ट नहीं किया जाता। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच डॉक्टर आमिर नईम, आपका शुक्रिया। डॉक्टर ज़ारा आपका शुक्रिया। नाज़रीन जल्दी से टेस्ट कर लो। अरे वाह, ब्यूटीफुल। मिर्चें ज़्यादा हैं डॉक्टर आमिर। इट्स ओके। खा के बताएं। अभी तो मैं आपको टेस्टिंग के लिए दे रही हूँ और उसके बाद आपको इंशाल्लाह ये आपका है। मिर्चें ज़्यादा डल गई हैं, खा के देखें जल्दी से। और नाज़रीन एक पिक्चर जल्दी से ले लेते हैं और उसके बाद आपको इंशाल्लाह कल मिलेंगे। एक सेकेंड, ओके नाज़रीन, सॉरी। स्माइल चीज़, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आमिर आपका शुक्रिया, डॉक्टर ज़ारा आपका शुक्रिया और नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा बना? बहुत ज़बरदस्त। मिर्चें लें। तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी सुबह 9:30 बजे। आज का शो रात में रिपीट में 10:30 बजे देखना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं डॉक्टर साहब वंस अगेन आपका शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।